साथियों नमस्कार, वेलकम टू शिक्षा शाला। मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम सफलता चाहने वालों का शिक्षा शाला के इस चैनल पर। और आज हम लोग साथियों बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही अहम खबर के बारे में, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग BSSC CGL 3 के नोटिफिकेशन को जब से देखे होंगे तब से ज़रूर बहुत गदगद होंगे, साथ ही उस तारीख का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ये फॉर्म भरा जाए। बात भी सही है और फिलहाल मेरे मन में भी इस तरह की बातें हो रही है कि आप लोगों के मन में ज़रूर इस डेट का इंतज़ार होगा कि 14/4 से फॉर्म भराएगा और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस डेट का इंतज़ार कीजिएगा, अंतिम तिथि का इंतज़ार कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अंतिम रोटी खाना हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं और इसमें अपना एक्सपीरियंस को हम लोग शेयर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस शिक्षा शाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियोज़ में हम लोग क्या खास जानने वाले हैं। खास ये जानने वाले हैं कि पेपर वेरिफिकेशन के समय हमें कौन सा पेपर ले जाना पड़ेगा और फॉर्म भरने में हमें कौन सी गलती नहीं करना है, इस बात को भी हम लोग इस वीडियोज़ में देखेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन को तो आप लोग पूरा पढ़े ही होंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्रदान, यहाँ से जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक है। खैर ये तो अलग सी बात है, लेकिन अधिकांश छात्र जो छड़ते हैं वो इस पॉइंट को लेकर के छड़ते हैं, आरक्षण को लेकर के। और आरक्षण का दावा फॉर्म भरने के दावे से बिल्कुल मिलना चाहिए, इसलिए इस पॉइंट को जरूर ध्यान से देखिएगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अपने स्तर से। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कह रहा है कि बिहार अधिनियम 15/2003 मूल के आलोक में राज्य सेवाओं के आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाएगा, यानी बिहार राज्य से बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और देखिए बातें ये भी है कि यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के समय, यहाँ देखिए एक लाइन पर, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी के आरक्षण का लाभ नहीं होगा। और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यहाँ देखिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं निर्गत तिथि ये भी प्राधिकार का पन्नाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। ये तो हो गया आपका जो है यहाँ पर एक तरह से ये निवास प्रमाण पत्र। लेकिन हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा जाति प्रमाण पत्र के बारे में। तो जाति प्रमाण पत्र में क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि फॉर्म भरने के समय या तो वो कैफ़े वाले से भरवाते हैं या खुद से जब भरते हैं तो ये गलती कर बैठते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। जैसे OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर रहित जिसको बोलते हैं, और एक होता है क्रीमी लेयर। तो फॉर्म भरने समय कई बार क्या होता है, सर्वर प्रॉब्लम के कारण स्टूडेंट अपने कैफ़े वाले को देते हैं कि फॉर्म भर दे, और कैफ़े वाले क्या करता है, NCL कैंडिडेट को CL में भर के यानी क्रीमी लेयर में भर देते हैं। जो परेशानियां हुई है मैंने DV के समय देखा है, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि फॉर्म भरने में CL भरा चला गया था और प्रमाण पत्र NCL का था, जिस वजह से उसका एक तरह से कहिए कि जो कट ऑफ वगैरह होता है उसको वो नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि वो भरता है एक तरह से ये CL। तो CL भरने का मतलब ये होगा क्रीमी लेयर, उसको अनरिजर्व की तरह जो है कंसीडर किया जाता है। लेकिन NCL और CL दोनों में अंतर है, इस बात को समझिएगा। फॉर्म भरने में इस पर ध्यान देना है। साथ ही साथ आगे ये देखिए कहता है कि आरक्षित कोटि अभी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से, यहाँ पर देखिए जाति के बारे में कह रहा है कि पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लेने के पश्चात ही, मैंने इस लाइन को इसलिए आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि ये चीज़ें NCL और CL वाला जो है ना, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ परेशानी होती है। तो इसको सही ढंग से भरना है। संबंधित कॉलम में भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी से निर्गत
जो भी वांछित प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। किसी प्रकार का त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, है ना। आप हैं NCL, फॉर्म में भर दिए हैं CL, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा और आपको अनरिजर्व में कंसीडर किया जाएगा। ये गलती हम लोगों को नहीं करना है। और चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर, बात करते हैं कि अगला क्या हम लोग गलती कर बैठते हैं जो कि अब नहीं। एक बात यहाँ पर और ध्यान देने योग्य है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। अब देखिए यहाँ पर ये है कि ये तो काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना है। सक्षम पदाधिकारी का मतलब क्या हुआ, ये तो यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि CO लेवल से तो बनेगा ही जाति प्रमाण पत्र, साथ ही साथ SDO लेवल से भी बनेगा ही बनेगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर फुर्सत बचे तो DM लेवल से भी ज़रूर बनवा लीजिएगा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र को, ताकि जो काउंसलिंग के समय किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन मन में नहीं बना रहे, क्योंकि ये क्लियर नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है सक्षम पदाधिकारी द्वारा। ठीक है, तो सक्षम पदाधिकारी में CO भी सक्षम है बनाने के लिए, CO बना देता है तो SDO भी है और DM भी है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि अगर समय बच रहा है तो इसको बनवा सकते हैं, बनवा लीजिएगा ज़रूर। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पर लिख दिया है निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसमें भी किसका अधिकारी नहीं क्लियर किया है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने से क्रीमी रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास ये तो होना चाहिए, और जिसमें कि निर्गत संख्या, तिथि, ये सब भी भरा जाएगा। ठीक है, तभी से पेपर को एकदम टनाटन करवा लीजिए ताकि कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय आवश्यक है 1 वर्ष से अधिक। यहाँ देखिए 1 वर्ष से अधिक, हम तो कहेंगे 1 वर्ष से अधिक पूरा होने ही मत दीजिए, अभी जो है करंट में बनवा लीजिए, डेट है। ठीक है, अब देखिए आरक्षण करने वाले विवाहित महिलाओं के लिए, महिला के लिए जो भी महिला कैंडिडेट हैं उसको अपने पिता के नाम से होना चाहिए या माता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं चलेगा। ठीक है ना कि उसके पति के नाम से नहीं चलेगा, या तो उसके पिता के नाम से होना चाहिए या उसके माता के नाम से होना चाहिए। महिला कैंडिडेट के लिए ये है। चलिए आगे थोड़ा सा दिव्यांग कैंडिडेट पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये 8 नंबर में, दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 13,062 दिनांक 12/10/17 के में संलग्न विहित प्रपत्र अनुबंध 1 में दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। अब देखिए ये चीज़ को बढ़िया से आप लोग समझिएगा कि 12/10/17 के में जो संलग्न विहित प्रपत्र अनुबंध 1 है उसमें, यानी इस फॉर्मेट में दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा सकते हैं, अभी समय है, और निश्चित रूप से बनवा ही लीजिएगा। वरना पता है PT मेंस करने के बाद टाइपिंग या फिर जो है शॉर्ट हैंड फिजिकल करने की जो भी चीज़ें हैं वो करने के बाद जब यहाँ पर कैंडिडेट पहुँचता है और DV में उसको निराश होना पड़ता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगता है। तो ये चीज़ें ज़रूर करवा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस सब चीज़ को आप लोग डायरी में नोट कर लीजिएगा, इस सब डेट को। और मेरा तो रिक्वेस्ट है कि फॉर्म इसको प्रिंट निकाल के कलम से अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, डायरी में भी नोट जरूर कर लीजिएगा कि आपको फॉर्म भरने के समय कौन कौन सा पेपर चाहिए। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए सभी प्रमाण पत्रों के यहाँ प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। नंबर निर्गत करने की तिथि होगी, सक्षम पदाधिकारी का पदनाम ऑनलाइन करने में, मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे, मुख्य परीक्षा में भी यही रहेगा। तो PT मेंस के लिए अलग से फॉर्म भराएगा, ये चीज़ें पता होगा आप लोगों को। और देखिए कहता है कि समय आवेदन अंकित प्रमाण मूल रूप में, यानी काउंसलिंग के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये पेपर मूल रूप में चाहिए। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने काउंसलिंग के साथ कोई समय दे नहीं होगा, यानी काउंसलिंग के समय कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। तो ये पेपर अब ये बनवा लेने कहता है, क्योंकि फॉर्म भरने में उसका सारा चीज़ मांगा जाएगा, डिटेल कब क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, सक्षम पदाधिकारी पद, ये सब सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक होना आवश्यक है। ये सब चीज़ को याद रखिएगा।
ठीक है। इसके बाद उम्र सीमा से संबंधित कुछ बातें हैं, उसको आप लोग खुद से जो है इसको डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले कि क्या क्या डिटेल और कहा। थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं परीक्षा की क्या प्रकृति है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकृति रहेगी। बिहार का यहाँ पर जान रहे हैं नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 40,000 से अगर कम आवेदन हुआ तो संभव ही नहीं है। खैर, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होगी। यानी निश्चित रहिए कि परीक्षा एक से अधिक चरणों में होगी। विभिन्न चरणों की परीक्षा आयोजित की जाने वाली स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए, ये देखिए यहाँ पर देखिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इस बात को यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दिया है कि परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का अब क्या है फैक्टर, वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं है तो खैर कोई बात नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियों को 5 गुना, यानी देखिए 5 गुना को जो है क्वालिफाई करेगा मेंस के लिए, और मेंस परीक्षा के लिए विज्ञापन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ जानना है। सिलेबस में सामान्य ज्ञान, मैथ, जीके और रीजनिंग रहेगा। तो ये सब चीज़ पहले से भी आप लोगों को जानकारी होगा। इसकी तैयारी और बेहतर करना है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि परीक्षा में जो प्रत्येक सेशन से एक एक बुक भी ले जाने दिए जाते हैं। सामान्य अध्ययन के एक बुक ले जा सकते हैं, गणित के भी ले जा सकते हैं और विज्ञान के भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये बुक जो है NCERT, BSEB, ICSE अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट बुक होना चाहिए, और उस पुस्तक में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पुस्तक पर बहुत कर सकते तो अपना नाम, रोल नंबर, ये सब चीज़ को अंकित करना है। तो टेक्स्ट बुक ले जाना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चीज़ लिखा हुआ या अंडरलाइन किया हुआ होना नहीं है। तो ये सब चीज़ को भी ध्यान में रखना है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आगे की क्या कुछ है। समान अध्ययन है, ये सब तो सिलेबस दिए, इस सब चीज़ को ध्यान से प्रिंट आउट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देखिए, क्वालिफाई का मार्क्स जो है सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, यानी PT में क्वालिफाई करने का ये मार्क्स दिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं ये देखिए इसमें लिखा है कि पहले लिख चुका है कि 5 गुना विद्यार्थी को कंसीडर किया जाता है। ये न्यूनतम है, कम से कम, लेकिन 5 गुना लेने में अगर 40% की जगह 45% भी आ रहा है तो 45% ही क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रपत्र भरने की 14/4/22 इसका शुरुआत करती थी और 17/5 है। मेरा तो कहना यही होगा कि अगर आपके पास सारा पेपर है तो पहला डेट में ही फॉर्म भरिए, इसलिए कि फॉर्म भरने में सर्वर का प्रॉब्लम भी आता है, जिसके कारण दिक्कतें होती है। तो दिव्यांग को 40% जो है डिसेबिलिटी होना चाहिए। चलिए, ये सब चीज़ें हैं। सारा बात को आप लोग जो है उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे। इसमें जो भी चीज़ें बताया गया है इस वीडियोज़ को, ये सारी इम्पोर्टेंट बातें थी। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और नोटिस को ज़रूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सच इस वीडियोज़ में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।